हाँ बच्चों, कैसे हो सभी? पढ़ाई के अलावा सब ठीक है? लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इंडेक्स 12 स्टार्ट किया था, उसी को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये क्या है, रवि अग्रवाल सर की बुक है, जिन्होंने क्या सारे एमटीपी आरटीपी क्या किए, कवर किए हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ठीक है। नेट पे फ्री से अवेलेबल है, फ्री सेवा है, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फॉलोइंग इज द समराइज स्टेटमेंट ऑफ P&L ऑफ अर्थ लिमिटेड एज पर इंडेक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऐसे कर कर आके प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का है? 594। और उस पर करंट टैक्स और डेफर टैक्स इतना इतना आ रहा है। टैक्स एक्सपेंस, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या है? इनकम टैक्स की रेट कितनी है? 30%। अदर इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूड्स है 10 करोड़ का, ये ऊपर अदर इनकम आ रही है। इसके अंदर क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, जिस पर रेट कितनी है? 10%। अदर एक्सपेंसेस है ऊपर P&L में, उसमें ये 3 ऐसे एक्सपेंस है जिनकी रिडक्शन नहीं मिलती। उसके अलावा अदर एक्सपेंस में और क्या है? R&D एक्सपेंस, जिस पर 200% रिडक्शन देता है इनकम टैक्स एक्ट। अदर इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड ऑफ 4 करोड़, जिस पर क्या है? इनकम एग्जेम्प्ट है, जिस पर टैक्स लगता ही नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 594 करोड़ से, क्या बात है, वो तो मुझे भी दिख ही रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतने। इसमें एग्रीकल्चरल इनकम कितने की इंक्लूड है? 55 करोड़ की, जो एग्जेम्प्ट है। और प्रॉफिट कितने का है? 60 करोड़ का, जो क्या है, किस रेट से चार्जेबल है? 20% से, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो यूएसए में कमाया है, तो यूएसए वाले प्रॉफिट्स पर किस रेट से टैक्स लगता है? 20%। डैप एज पर इनकम टैक्स लो कितना है? 25 करोड़। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीएफओ ने तो क्या कहा कि 590 करोड़ के प्रॉफिट है और टैक्स रेट कितनी है? 30। तो कितना टैक्स आना चाहिए? 178.2। बट अपनी कंपनी का टैक्स कम कैसे आ रहा है? तो सीएफओ आपकी हेल्प मांग रहा है, बताओ, हेल्प भी आपकी मांग रहा है। बताओ, सीएफओ के आप जैसो हेल्प मांग रहा है। काय का रिवीजन वीडियो टू टैक्स एक्सपेंस, तो रिकनसाइल करो। तो ये रिकनसाइल करना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है इसीलिए, ठीक है। ये रिकनसाइल करना क्या है? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। डर मत, हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ कैसे होगा, आराम से सोच के बताओ। इस इनकम का 30% करंट और डेफर्ड टैक्स मिलके बराबर हो जाता है, लास्ट क्लास में हमने बात की थी। लेकिन जिन इनकम पर टैक्स लगा ही नहीं हुआ, अब इसका मैं 30% करूं तो क्या आना चाहिए? करंट और डेफर्ड टैक्स मिलकर टैक्स एक्सपेंस इतना आना चाहिए। बट अगर जिन इनकम पर टैक्स लगा ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? उसका 30% क्या कर दूंगा? माइनस। समझना ध्यान से। 100 रुपए के टैक्सेबल प्रॉफिट है, 20 रुपए की एग्रीकल्चरल इनकम है, 120। टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा? इनकम टैक्स तो 100 का ही 30% लेगा, 30 रुपए। तो मैं अब स्टार्ट हो जाऊं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने हैं? 120। उसका 30% कितना होगा? 60। 120 का 30% 60 होगा ना, लाइक 36 होगा। अब ये 30 ही क्यों लग रहा है? तो जिन इनकम पर टैक्स लगा ही नहीं हुआ है, उसका 30% इसमें से क्या कर दो? लेस कर दो। 120 में आपने तो इसका भी 30% ले लिया, जबकि लगना किसका है? सिर्फ इसका, तो इसका लेस कर दो। तो जो जो इनकम एग्जेम्प्ट है, वो उनका क्या कर दो? 30% निकाल के लेस कर दो, आप यहाँ पहुंच जाओगे। अगर मान लो कि ऐसा हो कि 100 पर तो कितना लगा हुआ है? 30%। और 20 पर कितना लगा हुआ है? 10%। तो टैक्स एक्सपेंस कितना आएगा? 32। तब क्या करोगे? जब 120 से का 30% ले लिया, तो क्या गड़बड़ होगी? 20 पर भी कितना ले लिया? 30%। तो 20 का कितने परसेंट कम कर दो? 20%। 10% ही लगना था। और जुड़ा कितना हुआ इसके अंदर? इसके अंदर तो सबका 30% जुड़ गया। तो 20 का 20% कम कर दो, कितने रुपए कम कर दो? 4। तो टैली हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ अगर इनकम पर अलग रेट से टैक्स लगने हैं, हम तो इस फिगर पर 30 लगा दिया। अब इसमें से कोई इनकम पर कम टैक्स लगा हुआ है तो उतना कम कर दो, कोई इनकम पर ज्यादा लिखा हुआ है तो उतना बढ़ा दो। सिमिलरली कोई एक्सपेंस डिसअलाउ हो गया परमानेंटली, कोई एक्सपेंस क्या हो गया? डिसअलाउ, समझो। 500 माइनस 100 की पेनल्टी, तो कितना हो गया? 400। तो इनकम टैक्स तो कितने पर लेगा? 500 का 30% कितना आएगा? 150 आएगा। समझ रहे हो? अब आप स्टार्ट करो अकाउंटिंग प्रॉफिट के 30% से, तो क्या होगा? 100 का 30% आपको अलग से जोड़कर दिखाना पड़ेगा कि ये टैक्स हमारा एक्स्ट्रा लग गया। तो अगर कोई इनकम पर टैक्स नहीं लगना है,
वो भी जोड़, अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट होगा तो सब चीजों का कितना लग गया 30। तो इनकम पर नहीं लगना है तो वो लेस करो, या कम लगना है तो लेस करो, ज्यादा लगना है तो ऐड करो। और कोई एक्सपेंस परमानेंटली डिसअलाउ हो रखा है तो आपका, तो आप तो 400 से स्टार्ट हो रहे हो, बट इनकम टैक्स किससे ले रहा है 500 पे, तो उसका 30% निकाल के क्या करो, ऐड करो। समझ गए? तो ये इस क्वेश्चन में अपने को करना है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इनकम कितनी है 594, उसका क्या ले लिया इसने 30%। ये तो CFO ने भी कर ही दिया था, उसके बाद आपसे मांग रहे हैं। तो अब बताओ कौन कौन से एक्सपेंस है जो परमानेंटली डिसअलाउ हुए हैं, ये वाले। तो 144 और 6 तीनों का कितने परसेंट ऐड कर दिया इसने, 30%। पक्का? अब एक एक्सपेंस एक्स्ट्रा अलाउ हुआ है तो उसकी वजह से हमारा टैक्स एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कम। रिसर्च कितना एक्स्ट्रा अलाउ हुआ था 200%। जो डिसअलाउ होगा उसकी वजह से टैक्स क्या लग रहा है ज्यादा, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो जो फालतू अलाउ हो रहा है उसका 30% क्या करना पड़ेगा, कम। रिसर्च एक्सपेंस कितना अलाउ हुआ था, 200% अलाउ हुआ था ना, कितने का था 8। तो 8 का 30% तो अकाउंटिंग इनकम में कंसीडर हो गया, लेकिन 8 का 30% एक्स्ट्रा भी तो कम हुआ है, तो वो टैक्स हमारा क्या लगा है, कम। मैं कह रहा हूँ अकाउंटिंग इनकम का 30% क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि 8 का 30% टैक्स क्या लगा है, कम। और इन पर क्या है, डिसअलाउ हुए हैं, तो इनका 30% क्या कर दिया, 8। पक्का? अब अगला क्या है, जो जो इनकम एग्जेम्प्ट है उनके हटा दो। डिविडेंड कितने का है 4 करोड़ और 55 करोड़ की क्या है एग्रीकल्चरल इनकम, तो 4 और 55 का क्या कर दिया, ये अपना कितना कितना हो चुका है, ये तीनों हो चुके हैं, ये हो चुके हैं। 4 और 55 का भी 30% क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पक्का? अब जो फॉरेन इनकम थी 60 की, उस पर कितना टैक्स लगा था, सिर्फ 20। हमने ऊपर कितना जोड़ा हुआ है 30, तो ये 10% माइनस कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर भी 10 लगे, हमने कितना जोड़ा हुआ है 30, तो ये भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। पक्का? तो ये प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, टेल। और डेफर टैक्स सिर्फ किस पर बना है आपका, डेप के डिफरेंस पर। डेप एंड अमोर्टाइजेशन यहाँ कितने है, 30 है। और इनकम टैक्स में कितना लागू हुआ है, 25। इनकम टैक्स में डेप कितना लागू हुआ है, 25। तो DTA बनाया हुआ है, इसने बताया हुआ है कि 5 के ऊपर क्या बनाया हुआ है, डेफर टैक्स बनाया। पक्का? तो ये तो सिंपल सा है। अब इसका रूल क्या रहेगा, अकाउंटिंग इनकम का 30% ले लो। अब अकाउंटिंग इनकम में जितनी भी इनकम जुड़ी हुई है और जिन पर रेट कितनी नहीं है, 30 नहीं है, नील है, तो उसका 30% माइनस कर दो। 10% है तो उसका 20% माइनस कर दो। और बाई चांस फॉरेन टैक्स रेट 40% होती तो उसका 10% क्या कर दो, ऐड। तो इनकम पर क्या है, अगर कम रेट से टैक्स लगा हुआ है तो वो क्या होंगे, उसका डिफरेंशियल रेट कम हो जाएगा। अगर नील रखा हुआ है तो क्या होगा, उसका पूरा 30% माइनस कर दो। जैसे एग्रीकल्चर इनकम, डिविडेंड इनकम इसका एग्जाम्पल था। अगर इनकम पर 10% टैक्स लगा हुआ है तो उस इनकम का 20% निकाल के माइनस कर दो। अगर इनकम पर 40 लगा हुआ है तो उसका 10% निकाल के जोड़ दो। अब आओ एक्सपेंस पे। अगर एक्सपेंस पर कोई ऐसे हैं जो डिसअलाउ हो गए, उसका 30% क्या कर दो, ऐड। उसका 30% क्या कर दो, ऐड, क्योंकि उसकी वजह से टैक्स तो बढ़ा हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग अकाउंट में तो उसको भी एक्सपेंस माना हुआ है। लेकिन इनकम टैक्स ने एक्सपेंस माना नहीं है, तो टैक्स क्या लिया, ज्यादा लिया, तो उसका 30% ऐड कर दो। कोई एक्सेसिव वाला हो रहा है तो उसका 30% क्या कर दो, माइनस। तो दो पार्ट हो जाएंगे इनकम के, एक तो नील रेट वाला और कम ज्यादा रेट वाला। दो पार्ट एक्सपेंस के क्या होंगे, एक तो जो डिसअलाउ हुए हैं वो, और दूसरे क्या होंगे, जो क्या एक्स्ट्रा अलाउ हुए, एक्सेसिव अलाउ हुए। ठीक है? हम बच्चों नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए लिमिटेड प्रिपेयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। रेट ऑफ टैक्स क्या है इसकी, 20% है, ये इन्फॉर्मेशन है। ए लिमिटेड का 40% होल्डिंग है एल लिमिटेड, इसलिए ए लिमिटेड का वहाँ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और उसको कंट्रोल वो नहीं करती है क्योंकि 40% ही है। तो वो क्या है, एसोसिएट है, और एसोसिएट पर क्या लगता है, इक्विटी मेथड। डरो मत, कोई कंसोलिडेशन की बात नहीं है। इक्विटी मेथड, एसोसिएट, ऐसे वर्ड आते हैं क्या हो जाते हैं, बच्चों को क्या है, डर लगने लग जाता है। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग में हमने कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट की कितनी कर रखी है, 40 करोड़, जबकि टैक्स बेस उसका कितना, सॉरी 70 करोड़, और अगले साल कितनी होगी, 75। और जिस टैक्स जुरिस्डिक्शन में हम मतलब क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, वहाँ क्या है, इक्विटी मेथड वाला टैक्स तभी लगता है जब डिविडेंड आ जाए या इन्वेस्टमेंट डिस्पोज हो जाए। डरना मत, कोई खास बात नहीं। जितना इक्विटी मेथड की जरूरत है आराम से हो सकता है ये क्वेश्चन। हमने एसोसिएट में पैसे लगाए तो हमने एंट्री क्या करी, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, 10 रुपये। अब एसोसिएट ने अगले साल प्रॉफिट, मान लो 40% शेयर खरीदे, 100 रुपये में खरीदे, ठीक है। एसोसिएट ने अगले साल कितने रुपए कमा लिए,
200 रुपये कमा लिए, उसने अभी हमें डिविडेंड नहीं दिया, तब भी हम इक्विटी मेथड में अकाउंटिंग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट टू P&L। 200 रुपये उसने कमाए, उसका 40% हम अपना क्या मान लेते हैं, प्रॉफिट। बस इतना समझ जाओ, बाकी एसोसिएट वाले चैप्टर में करेंगे। ये अकाउंटिंग होती है। जैसे जैसे एसोसिएट कमाती जाती है, हम उसका क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट का हिस्सा, चाहे वो डिविडेंड दे चाहे ना दे, हम बुक करते रहते हैं। तो मेरे इन्वेस्टमेंट की कैरिंग अमाउंट कितनी होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब इनकम टैक्स की बैलेंस शीट बनाओ, तो इनकम टैक्स इस प्रॉफिट पर अभी टैक्स लेता ही नहीं, इनकम टैक्स ऐसी एंट्री डालता ही नहीं है। तो अगर इनकम टैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाते हैं तो क्या होता, इन्वेस्टमेंट टू बैंक तो रहता, लेकिन क्या नहीं होता, इन्वेस्टमेंट टू P&L नहीं होता। तो टैक्स बेस विल ऑलवेज रिमेन कॉस्ट, बट कैरिंग अमाउंट विल कीप इंक्रीजिंग। तो असेट की कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, 180, और टैक्स बेस क्या होगा, 100, और कैरिंग अमाउंट एसेट की ज़्यादा है तो क्या बनती है, DTL। लॉजिकली समझ लो फटाफट से कि अभी मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, इनकम टैक्स को कहूँगा टैक्स ले ले, वो कहेगा अभी नहीं लूँगा, कब लूँगा, बाद में, जब यहाँ से डिविडेंड आएगा तब। तो डिविडेंड आएगा तभी लूँगा, अभी आपने नॉशनल बुक किया, हम क्या करें, या आप इसको इन्वेस्टमेंट को आगे बेच दोगे तो मार्केट प्राइस मानते हुए कि 180 हो गया तब ले लूँगा, बेच दिया तो कैपिटल गेन के हिसाब से ले लूँगा, नहीं बेचा तो क्या है, जब डिविडेंड आएगा तब, अभी नहीं लूँगा। तो इसलिए वो बाद में लेगा, तो क्या बनेगा, DTL, क्योंकि फ्यूचर की टैक्स लाइबिलिटी क्या है, ज़्यादा, नहीं तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस क्या है, कम। तो ये कह रहा है कि स्टार्टिंग में कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 70, और ईयर एंड पे कितने हो गए, 75। मतलब इस बार उसने कितने कमाए, 5 नहीं, 5 हमारा शेयर है, 40%, उसने ज़्यादा कमाए, 5 हमारे में जुड़ गए, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट 70, 75, टैक्स बेस शुरू में भी 45 ही है। तो पहले 25 का DTL बना रखा होगा, ईयर एंड पे कितने का बनाना है, 30 का। तो ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग DTL कितने का है, 25 का 20%, 1 करोड़। ईयर एंड पे कितने का हो गया, 20% नहीं ना, 30 का 20% कितना हो जाएगा, 25 का 20% नालायक कितना होगा, 5। और अब कितना हो जाएगा, 6 करोड़। तो कितने का चार्ज करना पड़ेगा P&L में, 1 करोड़। तो 5 करोड़ का 1 करोड़, तो एंट्री क्या डल गई, टैक्स एक्सपेंस टू DTL कितने का, 1 करोड़। ये ओपनिंग DTL है, बैलेंस शीट में पहले से चल रहा है, और ये क्लोजिंग है 6 करोड़। 25 का 20% पिछले साल तक बना हुआ होगा, और इस बार कितने का हो गया, 30 का 20%। इसने क्या किया, पहले 25-30 का गैप ले लिया और P&L वाली अमाउंट निकाल ली, 5 का 20%। समझ गए क्या बच्चों। क्वेश्चन 5 के 2 पार्ट है, ये मैंने अभी कौन सा बताया, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स वाले पे DTL कैसे बनेगा। सेकंड पार्ट है एसेट का, बिल्डिंग का, और इस पे रिवैल्यूएशन का DTL कैसे बनता है। तो फटाफट से समझना। पहले एक एग्जांपल लिया मैंने, ये अकाउंटिंग एंट्रीज है, और ये क्या है, टैक्स में डेप कितने है, समझना ध्यान से। एक एसेट खरीदी अकाउंट्स में कितने की, 100 की, PP के अकॉर्डिंग डेप कितना आया, 10 रुपये। अकाउंट्स में डेप कितने, 10, ठीक है। इनकम टैक्स वाले ने डेप कितना देने, 20% देने, तो 20 देगा। तो टैक्स में ऐसे एंट्रीज करते नहीं हम, लेकिन टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं। तो एसेट कितने की आती, 80 की, क्योंकि टैक्स में भी ये तो 100 की होती, और इनकम टैक्स वाला डेप कितने का देता है, 20। तो टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाते हैं। जैसे टैक्स एक्सपेंस की इनकम और एक्सपेंस की डिडक्शन देता है, उसके हिसाब से अगर एसेट का क्या कर ले, डेप वगैरह लगाएं और बैलेंस शीट बनाएं, तब उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स बेस। तो टैक्स के हिसाब से इसका टैक्स बेस कितना आता है, 80, और कैरिंग अमाउंट कितनी है, 90। अब मान लो प्रॉफिट बिफोर डेप कितने थे, 500 थे, तो अकाउंट्स में कितना डेप लगाया हमने, 10, कितना हो गया, 490। करंट टैक्स कितने पर लगता है, 490 में अकाउंटिंग डेप डिसअलाउ हो जाता, टैक्स का डेप अलाउ हो जाता, और रेट मान लो 20% है, तो कितना लगता, 96। डेफर्ड टैक्स कैसे आएगा, कैरिंग अमाउंट है 90, टैक्स बेस 80, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है एसेट की, तो क्या बनाते हैं, DTL, कितने रुपए का, 2 रुपए का। तो 2 रुपए का डेफर्ड टैक्स। लाइबिलिटी बनाने के लिए क्या बुक करना पड़ता है, एक्सपेंस। तो ये भी एक्सपेंस है और ये भी लाइबिलिटी बनानी है, तो एक्सपेंस तो कितना हो जाता है, 98। ये अकाउंटिंग का ही हो जाता। कैसे हो जाता, इसका लॉजिक समझो। इनकम टैक्स वाला क्या कह रहा है, अभी डेप की डिडक्शन क्या दे रहा हूँ, ज्यादा, 10 की बजाय कितनी दे रहा हूँ, 20। तो अभी टैक्स कम ले रहा हूँ, आगे डेप क्या दूंगा, कम। तो क्या होगा, आगे टैक्स ज्यादा लगेगा, तो DTL। लॉजिक नहीं भी समझ में आया तो कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, टैक्स बेस क्या है, कम है, तो क्या बनेगा, DTL। 2 रुपए का DTL बनाना है, वो कहाँ से बनेगा, P&L से। अब हमें इसमें क्या जोड़ना है, रिवैल्यूएशन। अकाउंट्स में हमने PP में रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया हुआ है, और 40 और बढ़ा दिया, 40 क्या कर दिया, और इंक्रीज कर दिया। तो रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है, PP वाला स्टूडेंट कहता है कि रिवैल्यूएशन लॉस तो कहाँ से चार्ज होगा, P&L से, लेकिन प्रॉफिट कहाँ पर आएगा, OCI में। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हम कहाँ लिखते हैं, P&L के बाद OCI में।
तो ये 40 रुपए की एंट्री क्या डाली अकाउंट्स में, असेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, जो कहाँ बनाएंगे, ओसीआई में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में पड़ा रहेगा, आगे एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो हमारा एस क्या कहता है कि जहां पर रिलेटेड आइटम का इंपैक्ट जा रहा है वहीं पर ही क्या डालना है, डेफर टैक्स का इंपैक्ट। तो 40 रुपए का क्या प्रॉफिट बुक हो गया ओसीआई में, पी&एल के फॉलोड बाय क्या बनता है ओसीआई। तो ओसीआई में कितने का प्रॉफिट बुक हो गया, 40 का। अब बताओ कैरिंग अमाउंट ज्यादा होगी और टैक्स बेस क्या हो गया, कम। तो अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, पहले टीटीएल कितने का था, 2 का, रिवॉल्यूशन के बाद कितने का हो गया, 10 का। तो 2 से जो 10 का बढ़ा है ना, वो 8 किस में डालना है, ओसीआई में ही डालना है, अदर इक्विटी नहीं। कहाँ डालना है, ओसीआई में। तो डिफरेंस अगर कहाँ पर है, ये वाला डिफरेंस कहाँ पर गया है, ओसीआई में। तो डीटीएल भी कहाँ से क्रिएट होगा, ओसीआई में। एंट्री क्या डलेगी, ओसीआई टू डीटीएल, कितने रुपए का, 8 रुपए का। पक्का समझ गए क्या। तो ओसीआई टू डीटीएल कितने का आएगा, 8 का। जहां पर क्या है 40 वाला, सिर्फ इस रिवैल्यूएशन वाला, ये वाला नहीं, ये 2 रुपए वाला तो किससे आया है, डैब का डिफरेंस तो आया ही पी&एल में है, तो ये भी कहां से क्रिएट होगा, पी&एल से। लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन की वजह से आया है वो कहां से लेने, बोलो, ओसीआई से। और इसका मतलब समझो, मैंने 40 रुपए का प्रॉफिट बुक किया, मैंने इनकम टैक्स को बोला कि टैक्स ले ले, वो कह रहा मैं तो इस पर टैक्स लेता नहीं। जब तू बाद में क्या करेगा, डैप भी तो एक्स्ट्रा क्लेम करेगा, अब तू 130 का करेगा, मैं कितने का दूंगा, मैं इस 40 का आगे डैप भी नहीं दूंगा, तो तेरी तो एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ गई, तो तू आगे क्या लेगा, इस 40 का भी तो क्या लेगा, डैप। तो मैं डैप डिसअलाउ करता रहूंगा, उस समय टैक्स लूंगा, अभी नहीं लूंगा। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जब बुक होता है तो हम कह रहे हैं कि टैक्स ले लो, हमारा प्रॉफिट है, वो कहते हैं तो नोशनल प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी डीटीएल क्यों बनाना है, क्योंकि आगे जाकर टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा, मैं मतलब 40 का डैप भी तो पी&एल में डेबिट करूंगा, वो डैप किस पर नहीं देगा, वो तो इसी पर ही डैप देगा, 80 पर ही। तो ये तो पहले से पी&एल का डिफरेंस है, लेकिन इस 40 की वजह से भी तो आगे डैप डिसअलाउ होगा। तो वो कह रहा है कि तू अगले साल जब इस 40 पर डैप लेगा तो मैं इसका डैप दूंगा नहीं, उस समय इनकम बढ़ाता जाऊंगा, तब टैक्स लूंगा। अच्छा तू आगे ज्यादा लेगा, तो इसका मतलब क्या है, डीटीएल बनेगा तो सही। तो पहले तो रिवॉल्यूशन वाली अमाउंट के ऊपर क्या बनाना है, डीटीएल। और प्रॉफिट ओसीआई में आ रहा है तो रिलेटेड डीटीएल भी कहाँ आएगा, ओसीआई। पक्का। अब आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा क्या करना है, पहले कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस निकालो किसी भी एसेट का, और वो किस में डाल दो, पी&एल में। फिर बिना रिवैल्यूएशन के, बिना रिवैल्यूएशन इंपैक्ट लिए, और फिर रिवैल्यूएशन वाला इंपैक्ट ले लो, फिर डीटीएल की वैल्यू निकाल लो, और तब जितना बढ़ता है वो किस में डाल दो, ओसीआई। बस इतना ध्यान रखना, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस बिना किसके, रिवैल्यूएशन के, वहां तक का तो पी&एल में, और उसके बाद रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट ले लो, और फिर जो एक्स्ट्रा डिफरेंस आता है 2 से 10 हो रहा है वो किस में डाल देना, ओसीआई। अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ए लिमिटेड मेजर्स इट्स हेड ऑफिस बिल्डिंग अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, इसकी कैरिंग अमाउंट पहले से कितनी आ रही है, 40, और टैक्स बेस कितना आ रहा है, 22 करोड़ कैरिंग और टैक्स बेस। उसके बाद में करंट ईयर में क्या है, अकाउंटिंग डेफ कितना है, 1 पॉइंट, सॉरी, ए लिमिटेड चार्ज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का अकाउंटिंग डेफ कितना है, 2, और टैक्स का अकाउंटिंग डेफ कितना है, 1.25। और उसके बाद में इसने बिल्डिंग को क्या कर दिया, रिवैल्यूएशन। तो पहले इस 45 को छोड़ दो, पहले आप क्या कर लो, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट थी 40 सीआर और टैक्स बेस था इतना, तो ये तो पिछले साल के एंड में ही कैरिंग अमाउंट ज्यादा चल रही थी तो डीटीएल क्रिएट करके छोड़ा था। इस बार के डेप लगा दिया, ये अकाउंटिंग डेप था और ये टैक्स का डेप था, और ये डिफरेंस आ गया अब कितना, 18 की बजाय इतना। तो डीटीएल की वैल्यू थोड़ी क्या हो गई, कम हो गई। डीटीएल की वैल्यू कम हो गई तो क्या होगा, एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा, जो कहां पर होगा, पी&एल में। और फिर ये कह रहा है एसेट 38 को कितना कर दिया, 45 करोड़, तो 7 करोड़ और बढ़ा दिया, बोलो। तो अब डीटीएल डिफरेंस इतने का था, अब ये डिफरेंस इतने का आ गया। अब जो डीटीएल की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ये किस में डाल दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व में। तो पहले क्या करो, ओपनिंग कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस से डीटीएल की वैल्यू निकाल लो, फिर डेप काट के डीटीएल की वैल्यू में जो चेंज आ रहा है, 3.6 की डीटीएल 3.45 करनी पड़ रही है, इसका 20% करके, तो क्या कर दो, ये इंपैक्ट किस में ले लो, पी&एल में। अब कम करनी पड़ रही है तो एंट्री क्या होगी, टैक्स एक्सपेंस माइनस हो जाएगा, टैक्स एक्सपेंस डेफर टैक्स क्या आएगा, नेगेटिव। और अब उसके बाद में वापस रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट ले लो, और इस वजह से हमेशा क्या होगी, ज्यादा अगर रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है तो क्या होगा, इस अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये बढ़ जाएगी। तो डीटीएल की अमाउंट हमेशा हमेशा बढ़ेगी, बढ़ेगी तो वो लाइबिलिटी कहाँ से क्रिएट करो, रिवैल्यूएशन से। 3.45 से 4.85 जो है वो कहाँ से क्रिएट करो, ओसीआई से, ओसीआई से। ठीक है। तो डिटेल कहाँ रिकॉग्नाइज करना है, जहां पर उसका रिलेटेड इंपैक्ट है, डेप वाला पी&एल में, और आगे वाला ओसीआई।
पक्का। इक्विटी में है तो सीधा कहाँ जाएगा, इक्विटी में। कहाँ से, जहां पर रिलेटिव डिफरेंस आ रहा है वहीं पर ही क्या जाएगा, डीटीए, डीटीएल का इम्पैक्ट जाएगा। पक्का। तो ये फटाफट से देख लो पॉइंट, ये कर लेना ऐसा कैसे लिखा हुआ है इसमें। ये 0.15 कहाँ जाएगा, पी एंड एल में, और 1.4 कहाँ जाएगा, ओसीआई। 1.4 कहाँ जाएगा, ओसीआई में, और 0.15 क्या होगा, पी एंड एल। ठीक है। और ये क्रेडिट क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये इनकम बनानी है एक तरह से, तो इसने क्या बोल दिया, क्रेडिट, टैक्स एक्सपेंस माइनस करना है। हाँ बच्चों, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टैक्स, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को मेजर किस रेट से करना है। मेजर किस रेट से करने का मतलब कि कौन सी टैक्स रेट लगाऊं। तो सबसे पहले बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझाता हूँ। प्रॉफिट बिफोर डेप है ये, कितना 100, अकाउंटिंग डेप कितना है 10, तो प्रॉफिट आफ्टर डेप कितना रह गया 90, ये बिफोर टैक्स आ गया। अब करंट टैक्स कैसे लगा, 90, अकाउंटिंग डेप डिसअलाउ हो गया, और टैक्स में डेप 8 था वो अलाउ हो गया, उसका 30% कहाँ से आया, जो इस साल टैक्स भरने। तो करंट टैक्स तो किस रेट से आएगा, जो इस साल भरने, वो आ गया 27.6। अब बताओ, इनकम टैक्स ने अभी 2 रुपए का डेप डिसअलाउ किया है, तो आगे जाके एक्स्ट्रा अलाउ कराएगा, तो डीटीए बननी चाहिए। रूल बेस्ड चलते हैं। एसेट थी 50 की, अकाउंटिंग डेप 10 था, और टैक्स का डेप कितना था 8, तो कैरिंग अमाउंट 40 है, और टैक्स बेस कितना है 42। कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डीटीएल है, कैरिंग अमाउंट कम है तो क्या है, डीटीए। आगे जाकर वो डेप अलाउ कराएगा तो क्या होगा, आगे जाकर एक्स्ट्रा डेप देगा ना वो 2 का, तो डीटीए ही बनना चाहिए। बट वो तो अगले साल बचेंगे। अब अगले साल टैक्स रेट चलती रहेगी, ये जरूरी थोड़ी है। और हो सकता है कि डेप का अलाउ जो हो 3 साल बाद रिवर्स हो, तो उस समय टैक्स रेट क्या होगी वो देखनी है मुझे। तो अब आज से 5 साल बाद की तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट के रूल्स। तो एस कहता है कि आप फ्यूचर वाली टैक्स रेट लो इस पर। कौन सी लो, फ्यूचर वाली, बट वो इनेक्टेड हो या क्या हो, सब्सटेंशियली इनेक्टेड हो। जैसे 31 मार्च से पहले हमारे देश में क्या आ जाते हैं, बजट आ जाते हैं, फैब के आखिरी वर्किंग डे पर, और जो लगभग अप्रूव हो जाता है किससे पहले, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले। ये कौन सी डेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले, और यहाँ प्रेसिडेंट बजट को क्या कर देता है, अप्रूव कर देता है। अब आपने डीटीवीटी क्लासेस कर ली होगी, तभी एफआर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो। रिवीजन तो बाद में स्टार्ट करते हैं, तो अब आपको पता है ना, प्रेसिडेंट साइन करता है उसके बाद में, तो बजट क्या होता है, अप्रूव हो जाते हैं। पक्का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंशियली इनेक्टेड। यहाँ इनेक्ट नहीं हुआ था, यहाँ प्रपोजल था, बजट था, यहाँ इनेक्ट हो गया। तो लेकिन 31 मार्च तक ये क्या थी, सब्सटेंशियली इनेक्टेड। अगर किसी देश में प्रपोजल और अप्रूवल दोनों ही पहले आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, इनेक्टेड। तो मुझे अगले साल की टैक्स रेट पता लग जाती है, नहीं फेब में पता लग जाती है। और तीसरा केस क्या है, प्रपोजल भी बाद में आए, अप्रूव भी बाद में हो, लेकिन अप्रूवल डेट से पहले हो जाए, तो इसको ना हम इनेक्टेड मानते हैं, ना सब्सटेंशियल इनेक्टेड मानते हैं। तो इस केस में हम आगे वाली रेट नहीं लेंगे। फ्यूचर की रेट का आइडिया लगाना है, रेट कौन सी लेनी है, इनेक्टेड या सब्सटेंशियल इनेक्टेड। दोनों में से एक काम क्या होना चाहिए पहले, या दोनों काम पहले हो जाए, दोनों ही बाद में हो, भले ही अप्रूवल से पहले हो जाए। तो हम डीटीए डीटीएल किससे बनाएंगे, करंट रेट से। हम फ्यूचर वाली रेट को नहीं लेंगे। पक्का। तो अब मान लो ये टू किस रेट से बनाना है, इनेक्टेड या सब्सटेंशियल इनेक्टेड रेट से। बुक का क्वेश्चन करते हैं। 6 मार्क्स, एमटीपी में 6 मार्क कैसे हो गया। ए लिमिटेड रिकॉग्नाइजेज इंटरेस्ट इनकम ऑन एक्रूअल बेसिस। कैसे करता है, एक्रूअल बेसिस पे। ए लिमिटेड ने इनकम एंट्री क्या डाली, इंटरेस्ट रिसीवेबल टू इंटरेस्ट। लेकिन टैक्स में ये कैसे होता है, कैश बेसिस में। तो इनकम टैक्स वाले ने अभी एंट्री डाली नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो कह रहा है मैं तो एंट्री कब डालूंगा, कैश टू इंटरेस्ट। तो इनकम टैक्स ने ऐसी कोई एंट्री डाली नहीं, तो टैक्स बेस क्या हो गया, नील। और कैरिंग अमाउंट कितनी होगी, 10,000। तो कैरिंग अमाउंट ज़्यादा, असेट है ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल, और टैक्स बेस क्या है, नील। तो डीटीएल बनेगा। और नहीं तो वैसे भी सोचो कि मैंने इनकम बुक करी है, तो मैंने कहा कि अभी टैक्स ले ले, अभी टैक्स ले ले, उसने कहा अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, जब कैश आएगी तो बाद में ज़्यादा लेगा, तो क्या होगा, डीटीएल। नहीं तो रट्टा मारो, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है तो क्या, डीटीएल। ये बात ही नहीं है, बात क्या, रेट। फाइनेंस बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ, फैब को, और रेट कितनी कर दी, 30%। और इनेक्ट कब हो गया, मई में। बट मेरा अकाउंटिंग ईयर कब है, 31 दिसंबर। तो दोनों ही काम कब हुए, बाद में हुए। रेट चेंज होगी 30%, लेकिन ये 31 मार्च की बजाय मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर के बाद ही हुए हैं ना दोनों काम। तो ये इनेक्टेड भी नहीं है, सब्सटेंशियली इनेक्टेड भी नहीं है। तो कितने से करना पड़ेगा, पुरानी रेट से, 25%। ठीक है, 30% से नहीं करना। लिख दोगे नीदर इनेक्टेड नॉर सब्सटेंशियल इनेक्टेड, क्योंकि दोनों काम कब हुए, बाद में। और बनाना क्या था, डी टी एल, समझ दोगे एल।
बच्चों अब एक बात और ध्यान रखना, डीटीए डीटीएल की टैक्स रेट डिसाइड करते समय क्या ध्यान रखना है, एक्सपेक्टेड मैनर ऑफ रिकवरी। ये ऐसा है कि इसकी लैंग्वेज पढ़ के तो कुछ समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट डेफ टैक्स बेस, ओहो ये टैक्स बेस नहीं है, ये क्या है कैरिंग अमाउंट, और ये क्या है टैक्स बेस। खरीदी कितने की थी एसेट हमने 100 की, अकाउंटिंग डेफ 40, वैल्यू कितनी रहेगी 60, टैक्स में डेफ कितना मिला 30। तो इनकम टैक्स ने अभी डेफ क्या दिया है कम, उसने डिसअलाउ कराया 10 रुपए का डेफ, मैं 40 क्लेम कर रहा था, उसने कितना दिया है 30, तो उसने अभी टैक्स ज्यादा लिया, आगे क्या लेगा कम। आगे मैं डेफ कितना मांगूंगा 60, वो कितना अलाउ कराएगा 70, तो आगे टर्म कम करेगा, तो मेरी पीजीबीपी की इनकम क्या हो जाएगी कम। और टैक्स रेट क्या है 30% है पीजीबीपी की, लेकिन कैपिटल गेन की कितनी है 12.5%। यहाँ पढ़ते ही हो टैक्स में रेट्स अलग अलग होती है, बिजनेस साइड की अलग है, कैपिटल गेन की अलग है। तो बताओ मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, वो एक्स्ट्रा टैक्स कैसे लेगा जब डेफ क्या कराएगा डिसअलाउ, सॉरी एक्सेसिव अलाउ। मेरे को इसका फायदा कैसे होगा पहले बताओ, कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस ज्यादा है, तो डीटीए बनानी है एसेट की। वो डीटीए क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे फायदा कैसे होगा, आगे मैं 60 का ही डेप लूंगा फ्यूचर में, 40 तो मैंने अकाउंट्स में ले लिया, बट वो कितना देगा 70, तो एक्स्ट्रा डेप देने से प्रॉफिट्स कम हो जाएगा और टैक्स क्या लगेगा कम। लेकिन मेरा इस असेट को अब खत्म करने का इरादा है, बेचने का इरादा है, और मान लो एक्सपेक्टेड सेल प्राइस 90 हो, तो फिर मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आएगा 30, बट टैक्स में प्रॉफिट कितना आएगा 20, क्योंकि टैक्स ब्लॉक की वैल्यू मान लो एक ही एसेट है ब्लॉक में, तो कितना आएगा टैक्स में प्रॉफिट कितना आएगा 20। तो फिर कैपिटल गेन की टैक्स लगेगी मेरे पे, फायदा तो मुझे तब भी होगा क्योंकि मेरे अकाउंट्स में 30 पर टैक्स आएगा, आना चाहिए अकाउंटिंग प्रॉफिट 30 का, लेकिन इनकम टैक्स कितने पर ही लेगा 20 पे, तो इनकम टैक्स यहाँ भी टैक्स कम लेगा। अगर पीजीपी में जाएगा तो डैप कम कर देगा, डैप एक्स्ट्रा देगा और पीजीपी के प्रॉफिट कम होंगे, लेकिन मेरा बेचने का इरादा है, तब क्या होगा, तब मैं इस रेट से डीटीए डीटीएल बनाऊंगा। तो एक्सपेक्टेड मैनर ऑफ रिकवरी को आप क्या करेंगे कंसीडर करेंगे, पक्का। बच्चों डीटीए डीटीएल कभी भी क्या नहीं करेंगे डिस्काउंट नहीं करेंगे। अब आप बोलो कि डैप 4 साल बाद रिवर्स होंगे तो फायदा तो क्या होगा 4 साल बाद होगा, तो डिस्काउंट पे भी निकाल लो। तो एस कहते हैं डीटीए डीटीएल कभी भी क्या नहीं करेंगे प्रेजेंट वैल्यू पर नहीं लाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कब रिवर्स होगा कैसे होगा उस समय की रेट क्या होगी, तो इसलिए हम पीवी पर कभी भी नहीं लाएंगे। हाँ बच्चों, अब हमें एक बात करनी है कि क्या कैरिंग अमाउंट 100 है 80 है, टैक्स बेस 80 है, आगे भी क्या है सेम, तो भी इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, यस क्यों होगी, क्योंकि टैक्स रेट क्या होगी चेंज। तो यहाँ पर हमने 20 के डिफरेंस पर 30% से क्या बनाया था डीटीएल, अगले साल क्या हो गया टैक्स रेट क्या होगी बढ़ गई, तो अब हमें डीटीएल कितने का बनाना है 7 का। तो जरूरी नहीं है कि कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में चेंज ना आए तो क्या हो, डीटीएल डीटीएल की वैल्यूज तब भी क्या हो सकती है चेंज ड्यू टू चेंज इन टैक्स रेट। अब इस पर एक क्वेश्चन है हमारा, टैक्स रेट 40 से कितनी होगी 45, किससे पहले होगी 31 मार्च से पहले ही गवर्नमेंट ने क्या कर दिया अनाउंस, और गवर्नमेंट के पास सब्सटेंशियल मेजोरिटी है, हो सकता है ये सब हो जाएगा, तो क्या है ये सब्सटेंशियली इलेक्टेड थी क्योंकि बिफोर 31 मार्च। तो हमारी सारी चीजें कितने पर पड़ी थी 40 पर, जिनको हमें कितने पर लाने 45 पर। डीटीए था 80 का और डीटीएल था कितने का 60 का। इस 80 के डीटीए में से 28,000 किसका था ओसीआई की वजह से आया था, 80 के डीटीए में से 28,000 क्या आया था ओसीआई में आया था डीटीए। तो 80,000 के दो टुकड़े कर लो, 28 अलग और 52 अलग, और डीटीएल तो पी&एल से बनाया हुआ है, तो इनकी अब रिवाइज वैल्यू निकाल लो। ये पहले कितने पर है 40 पर, तो इसको कितना करना है 45, तो इस डीटीए को इतना करना है, इस डीटीए को इतना करना है, तो या तो डिवाइड बाय 40 इंटू 5 ही कर लो, डिफरेंस ही आ जाएगा, और नहीं तो 52 को कितना करना है 58,500। तो ये डीटीए बढ़ानी है तो किससे के थ्रू होगी पी&एल के थ्रू, ये डीटीए बढ़ानी है तो ओसीआई के थ्रू, और ये भी पी&एल के थ्रू। तो इसको कितना बढ़ाना है 65, और इसको कितना बढ़ाना है 3500। तो 65 जो बढ़ाना है उसकी एंट्री तो क्या बनेगी डेफर्ड टैक्स एसेट टू पी&एल, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और जो ओसीआई के थ्रू बढ़ाना है उसकी एंट्री क्या बनेगी ओसीआई, और लाइबिलिटी बढ़ानी है उसकी एंट्री क्या बनेगी एक्सपेंस टू लाइबिलिटी। बस ये ध्यान रखना जो ओसीआई से क्रिएट किया गया उसका इम्पैक्ट आगे हमेशा किस में जाएगा ओसीआई में, चाहे टैक्स रेट चेंज हो जाए तो भी। अब मैं कौन सा कर रहा हूँ 7th का है, क्यूए का क्या है टैक्सेबल इनकम कुछ नहीं है एप्लीकेबल टैक्स लॉस के हिसाब से, बट उसको क्या पे करना पड़ेगा मैट। तो आप मेरे को बताओ मैट को असेट मानूं या एक्सपेंस मानूं, एक्सपेंस या असेट, असेट ही मानेंगे क्योंकि अभी हम जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो आगे जब भी हमारी टैक्स लाइबिलिटी आएगी उसमें से क्या हो जाएगा माइनस। मैट मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है ये सब आप टैक्स में पढ़ लेना, मैट अगर पे कर रहे हो तो उसका आगे क्या मिल जाता है क्रेडिट, तो इसको
अगले 10 सालों तक ये कैरी फॉरवर्ड कर सकती है और इसको एक्सपेक्टेशन है कि 8 सालों में यूज भी हो जाएगा। तो पहले साल मैट का बैलेंस कितना पे किया हुआ है 8.5, इस बार भी क्या पे करना पड़ा मैट ही, तो मैट का बैलेंस बढ़ गया। तो ये मैट का क्रेडिट भी क्या है एसेट है, पे भले ही कर दो आप, एंट्री क्या डालोगे मैट टू बैंक और ये एसेट साइड में आएगा। और अगले साल ये बढ़ गया तो करंट ईयर में जितना एक्स्ट्रा कितना पे किया होगा इन दोनों का डिफरेंस, तो करंट ईयर का कितना आएगा 1.25 और ये डीटीए के साथ ही शो होगा। पक्का। हाँ बच्चों, अब क्या कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12, इसमें इम्पेयरमेंट का स्टैंडर्ड डाला हुआ है। इंस्टीट्यूट क्या है कि अब लास्ट टाइम है ना सीए बन रहे हो तो अच्छे से आना चाहिए। कैरिंग अमाउंट कितने का है 10 lakhs, रिकवरेबल अमाउंट कितने की है 6.5, टैक्स बेस कितने का है 8, तो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट, अब रिकवर कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस इतना था, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा थी तो पहले से क्या चल रहा है 60,000 का DTL। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी है 650, तो हमें क्या डालना पड़ेगा इम्पेयरमेंट लॉस टू असेट, 10 को कितना करना पड़ेगा 650, तो 3.5 लाख का क्या डालेगा लॉस, तो कैरिंग अमाउंट रिवाइज कितनी हो जाएगी 6.5। इनकम टैक्स इस तरह के लॉसेस को नहीं मानता तो वो उतना ही रहेगा। अब कैरिंग अमाउंट पहले ज़्यादा चल रही थी तो क्या था DTL, अब कैरिंग अमाउंट क्या हो गई कम तो क्या बन जाएगा DTA, तो 60,000 का DTL क्या बन जाएगा 45 का DTA। अब इसने पूछा है कि DTA DTL का इम्पैक्ट बताओ, तो 45 का क्या रह जाएगा DTA। बट आप मुझे बताओ कि एंट्री क्या डलेगी, P&L में क्रेडिट कितना होगा, DTL खत्म 60 की, DTA 45 की, टू P&L मतलब कि टैक्स एक्सपेंस 105 का। ठीक है, एल खत्म करके ए बनाना है तो 1,05,000 का क्या होगा टैक्स एक्सपेंस नेगेटिव आएगा, मतलब इनकम बुक होगी। पक्का। लॉजिकली सोचो इनकम क्यों बुक होगी, मतलब फ्यूचर का टैक्स में फायदा हो रहा है। कैसे फायदा हो रहा है, अभी मैंने इम्पेयरमेंट लॉस डाला, अभी मैंने क्या डाला इम्पेयरमेंट लॉस, सॉरी हाँ बच्चों मेरे को पता नहीं क्या बोल दिया, वापस सुनो। अभी मैंने P&L में इम्पेयरमेंट लॉस चार्ज किया होगा, इनकम टैक्स क्या करेगा डिसअलाउ कर देगा, तो अभी टैक्स क्या लेगा ज्यादा, तो आगे क्या कर देगा कम। अभी ज्यादा क्यों ले रहा है, वो इम्पेयरमेंट लॉस को क्या नहीं कर रहा, लॉस ही नहीं मान रहा, तो वो भी क्या कर देगा डिसअलाउ। लेकिन मेरे इस इम्पेयरमेंट लॉस को लॉस नहीं मानेगा तो क्या होगा, अभी ज्यादा ले रहा है आगे कम कैसे लेगा। अब आगे मैं डैप क्लेम करूंगा ही नहीं क्योंकि मेरी एसेट की वैल्यू क्या होगी डाउन, लेकिन वो पूरे पर ही डैप देगा अभी भी। मैंने तो अभी जितना इम्पेयरमेंट लॉस डाल दिया उतने का डैप आगे मैं क्या नहीं करूंगा क्लेम ही नहीं करूंगा, लेकिन आगे वो तो क्या करेगा डैप देगा ना, तो क्या होगा आगे कम टैक्स लेगा। देखो समझ लो कि एक बार कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बराबर हो 100 मैंने 40 का इम्पेयरमेंट लॉस डाल दिया तो मैं अब आगे डैप कितने का लूंगा 60 का, इनकम टैक्स कितने का देगा 100 का, तो आगे डैप ज्यादा देगा तो क्या होगा कम टैक्स लेगा। तो इसलिए मुझे आगे क्या दिख रहा है फायदा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ लाइबिलिटी रिवर्स करके एसेट बना रहा हूँ और आगे फायदा है तो ये क्या है इनकम है। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। 1 अप्रैल को हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया 2 लाख का और हम क्या लगा रहे हैं FVOCI। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको बताया गया था कि या तो FVPL लगा सकते हो या FVOCI। ट्रेडिंग वाले हैं तो FVPL ही लगाते हैं, अदरवाइज क्या है आपकी चॉइस है, लेकिन OCI में आ गए तो वापस कभी भी किस में नहीं जाना P&L। ठीक, और वैल्यू कितनी होगी 240, तो हमने अकाउंट में एंट्री क्या डाली इन्वेस्टमेंट टू बैंक, फिर इन्वेस्टमेंट टू P&L कितने का 40,000 नालायक, OCI डाले 40,000। पक्का समझ गए क्या। अब मैं इनकम टैक्स वाले को कहता हूँ मेरे 40,000 का प्रॉफिट हो गया टैक्स ले ले, वो कहता है कौन सा टैक्स, टैक्स बेस उसका कितना चल रहा है इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाऊँ तो क्या होगा सिर्फ यही एंट्री है, वो तो मानता नहीं है इस अनलाइज्ड गेन को। तो टैक्स बेस कितना है और कैरिंग अमाउंट कितनी है, तो क्या बनेगी DTL, कहाँ से OCI से, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ पर है OCI में। ठीक है, तो क्या बनानी है DTL। पक्का क्या, और DTA DTL हमेशा नॉन करंट ही आता है, हमेशा हमेशा क्या आएंगे बैलेंस शीट में नॉन करंट। शेड्यूल 3 में हेडिंग में ही कहाँ लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज। पक्का, और बनेगी कहाँ से OCI से। क्यों बन रही है, क्योंकि अभी मैं टैक्स ऑफर कर रहा हूँ कि मेरे प्रॉफिट हो गए, वो कह रहा है अभी नहीं लूंगा बाद में लूंगा, तो इसलिए क्या है DTL। हाँ बच्चों 10th ए कर लिया, अभी B होल्ड कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा हूँ C। 31 अक्टूबर को के लिमिटेड को कितने रुपए मिले 2 लाख कस्टमर से, और इसने रेवेन्यू कितना बिक किया 120,
80,000 क्या होगा, अगली बार सर्विस देनी होगी, रुपए एक साथ ले लिए, बाकी 80,000 क्या है एडवांस। टैक्स जुरिस्डिक्शन क्या कहता है, 2 लाख का 2 लाख क्या है टैक्सेबल प्रॉफिट में जुड़ गया। पहले तो अकाउंटिंग और टैक्स की एंट्री देखो। अकाउंटिंग एंट्री क्या बन गई, कैश 2 लाख, इनकम में डाला 1,20, बाकी क्या डाल दिया एडवांस। ये लाइबिलिटी है या एसेट है, लाइबिलिटी। टैक्स कहता है पूरा ही क्या है, इनकम है, तो टैक्स में लाइबिलिटी बुक हुई नहीं, तो टैक्स बेस क्या हो गया, नील। और लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट है ज्यादा, लाइबिलिटी की जब कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो टैक्स क्या होगा, लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो डेफर्ड टैक्स एसेट। एसेट क्यों बन रही है, अभी मैंने 1,20 पर टैक्स लिया और उसने दिया देना चाहा, उसने कितने पर ले लिया, 2 लाख पर। तो मैं कहा ये कोई बात थोड़ी होती है। वो कह रही है जब तू, वो इनकम टैक्स वाला कहता है जब ये 80,000 इनकम में डालोगे तब क्या होगा, उस समय हम टैक्स नहीं लेंगे। तो आगे इनकम आएगी लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो एसेट है, इसलिए क्या है DTA। नहीं तो सीधा समझो लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या है, बोलो, ज्यादा है और टैक्स बेस क्या है, नील। तो लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा और टैक्स बेस नील हो तो क्या बनता है, DTA। इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना, ये क्या लिखा हुआ है, करंट टैक्स लाइबिलिटी। करंट टैक्स लाइबिलिटी मतलब डेफर्ड टैक्स वाली नहीं, करंट टैक्स तो 2 लाख पर लगेगा ही इनकम टैक्स में एक बार, दो लिखते हैं ना, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। तो डेफर्ड टैक्स तो क्या बनानी है, असेट ही बनानी है। क्यों बनानी है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट है 80,000, टैक्स बेस क्या है, नील, और लाइबिलिटी क्या है। अब ये कभी ज्ञान दे देता है कभी नहीं देता। टैक्स क्या बनाता है, असेट बनानी है तो क्या है, वो शर्तें थी ना, ये फ्यूचर टैक्सेबल की है, ये इसकी मर्जी है, माई लाइफ माई रूल्स। कभी देगा कभी नहीं देगा, कभी तो कहता है एसेट बना दो, कभी कहता नहीं, कभी कहता है एसेट बना दो और कुछ नहीं लिखता, कभी क्या कहता है एसेट बनाओ तभी सर्टिनिटी और वगैरह, वो 3 शर्तें थी ना। तो एसेट बनाते समय ज्ञान छप देता है कभी कभी। हाँ बच्चों, इसका भी ये बी पार्ट है, कितने का है, 80,000 में स्टॉक बेच दिया होली ओन सब्सिडरी को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 64, और आगे सब्सिडी ने भी 40% बेच दिया। अब आराम से समझना, होल्डिंग का सेपरेट P&L कैसे आएगा, 80,000 का सेल और 64 की कॉस्ट 16,000। अब इनकम टैक्स टैक्स लेगा या नहीं, इनकम टैक्स तो होल्डिंग और सब्सिडरी को क्या मानता है एक, तो वो तो 16,000 का 25% देना ही पड़ेगा, तो ये तो करंट टैक्स लाइबिलिटी होल्डिंग के सेपरेट में आएगी। लेकिन जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो हम इन ट्रांजेक्शन्स को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट, ये प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं मानते। फिर भी इनकम टैक्स तो क्या लेगा, टैक्स लेगा। वो कह रहा है भले ही तुम कंसोलिडेशन के लिए एक मान लो, लेकिन टैक्स के पर्पज से तो तुम क्या हो, अलग अलग। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपको ये 4,000 की टैक्स लाइबिलिटी तो तब भी रखनी पड़ेगी, जबकि अब एक मान ले तो प्रॉफिट भी नहीं है, फिर तो क्या होगा, टैक्स लाइबिलिटी नहीं आनी चाहिए। अब आप कंसोलिडेशन करोगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से भी हटा दोगे, सीओजीएस में से भी हटा दोगे, तो क्योंकि ये ग्रुप में ही पड़ा है। मान लो सारा ही नहीं बिका तो ना सेल है ना परचेज, समझ गए क्या। बट इनकम टैक्स तब भी आपसे कितना मांगेगा, 4,000, तो ये टैक्स लाइबिलिटी तो आपको सीबीएस में भी शो करनी पड़ेगी। अब सब्सिडरी की बुक में ये स्टॉक कितने से आ रहा है, 80, होल्डिंग ने 64 का 80 में बेचा है, तो सब्सिडरी के सेपरेट में तो स्टॉक कितने से आएगा, 80 से। पेरेंट में ये स्टॉक रहेगा नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन करेंगे तो क्या होगा, वापस कितने से ले आएंगे इसको, 64। अब बताओ कैरिंग अमाउंट कितने की है इसकी, 64, टैक्स बेस कितने का है, 80। टैक्स बेस 80 का क्यों है, क्योंकि इनकम टैक्स के लिए अब ये स्टॉक किसका है, सब्सिडरी का। होल्डिंग और सब्सिडरी अलग है, और सब्सिडरी जब भी इसको बेचेगी तो इसको कितने की रिडक्शन मिलेगी, 80,000 की। तो इसका टैक्स बेस कितने है, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में वैल्यू क्या आ रही है, सब्सिडरी की कैरिंग अमाउंट उतने की डिडक्शन देगा ना इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो अलग अलग ही मानता है, होल्डिंग के लिए कोई इसका क्या नहीं है, लेना देना नहीं। और सब्सिडरी को जब भी इसको बेचेगी तो 80,000 से ऊपर वाले पर इनकम टैक्स टैक्स लेगा। मान लो कि आगे सब्सिडरी इसको 1 लाख पर बेच दे, तो ग्रुप में तो हम प्रॉफिट कितना दिखाएंगे, कॉस्ट कितनी मानेंगे, 64,000। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में क्या मानते हैं हम, एक ही मानते हैं, तो 36 पर टैक्स देना चाहेंगे हम। लेकिन इनकम टैक्स कितने पर ही लेगा, 20,000 पर, तो आगे जाकर इनकम टैक्स टैक्स कम कर देगा। अभी उसने ले लिया है ना कितने तक का, 16,000 तक का, तो आगे 16,000 पर कैसे कम लगेगा, क्योंकि हम तो इसकी कॉस्ट अकाउंट्स में तो कितनी मानेंगे, 64, ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट लाएंगे 36, लेकिन इनकम टैक्स क्या करेगा, 16,000 की कॉस्ट एक्स्ट्रा की डिडक्शन देगा। तो इसलिए क्या बनाना पड़ेगा, DTA। तो कैरिंग अमाउंट कितनी होगी कंसोलिडेशन में, 64, लेकिन टैक्स बेस क्या, इनकम टैक्स डिडक्शन कितने की दिलाएगा, 80,000। तो कैरिंग अमाउंट कम है एसेट की, तो क्या बनेगा, DTA। तो DTA टू टैक्स एक्सपेंस डलेगा, तो जो 4,000 का ये करंट टैक्स आया था उतने का ये 4,000 का वापस रिवर्स हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और इधर टैक्स लाइबिलिटी रहेगी, और ये DTA कितने का आ जाएगा, 4,000। पक्का। तो अब एग्जाम की बात क्या करनी है आपको, कैरिंग अमाउंट क्या माननी है, ग्रुप की कॉस्ट, टैक्स बेस क्या मानना है, जितना एक ने दूसरे को
बेचा हुआ है, और उतने की क्या बना देनी है, DTA। और करंट टैक्स कैसे निकालोगे, जितना बेचा था उसका प्रॉफिट का टैक्स। तो हमने कितने का बेचा था, 64 का 80 में बेचा था, तो करंट टैक्स लायबिलिटी कितने की आ जाएगी, कहाँ ये रहा, 16,000 का 25%, ये क्या आ जाएगी, करंट टैक्स लायबिलिटी। अब डेफर्ड टैक्स एसेट कितने की आएगी, पूरा बचा होता तो क्या आता, 16,000 की। अब बचा कितना हुआ है, सोल्ड कर दिया 40%। तो पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितने की आ रही थी, 60,000 का 16,000 का 25% आती, DTA आती कितने की, 16 का 25। अब कितना बचा हुआ है, 40 20 कितना बचा हुआ है, 60% बचा हुआ है। तो 96 का 25% का क्या आ गया, डेफर्ड टैक्स एसेट। पूरा ही बचता तब क्या आता, 16,000 पर आता ना DTA। अब 40% भी बचा 60% बचा हुआ है, क्योंकि 40 बेच दिया, तो इस पर ही आएगा। अब आगे ये ज्ञान चेप देता है कि एसेट बना रहे हो तो क्या है, सोच समझ के बनाओ। बच्चों अभी ऐसे एक स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन है, वहां से लिया इन्होंने। और ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा ही शानदार मस्त क्वेश्चन है, 3 पार्ट में बना हुआ है, A, B और C। और पूरे AS का क्या करवा देता है, रिवीजन। ठीक है, एक छोटी सी बात और रहेगी, लेकिन पहले ये कर लेते हैं। अभी की करंट टैक्स रेट कितनी है, 30, आगे की कितनी है, 32, जो ऑलरेडी इनेक्ट हो गई है। फिर क्या दी हुई है, 7-8 की बैलेंस शीट। फिर क्या दिया हुआ है, 7-8 का इनकम स्टेटमेंट, P&L। और फिर काफी सारे क्या दे रखे हैं, एडजस्टमेंट। और सबसे पहले करंट टैक्स एक्सपेंस निकालना है। करंट टैक्स एक्सपेंस किसके अकॉर्डिंग निकलता है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। तो डेप एक्सपेंस 7-8 में कितना है हमारा, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 72,110, और अकाउंट्स में कितना है, 59,50। तो इसने P&L के प्रॉफिट उठाए, अकाउंटिंग डेप क्या कर दिया, प्लस कर दिया, और डिडक्ट कर दिया टैक्स का डेप। उसके बाद में अगला एडजस्टमेंट क्या है, इन 4-5 एच लिमिटेड इनकर्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, पास्ट में कभी किया था 35 लाख का, जिसको हम 10 सालों में कर रहे हैं। और इनकम टैक्स ने कब कर दिया था, जब वाला हुआ। तो इनकम टैक्स ने तो उसी समय प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट क्या कर दी थी, अलाउ। तो अब हम उसको अमोटाइज कर रहे हैं, तो हम तो इस साल P&L में धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो इस बार जो अमोटाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। तो 35 लाख 10 सालों में जा रहे हैं, तो ये दो चीजें क्या हो गई, डिसअलाउ। समझ गए ना, टैक्स में तो उसी समय डिडक्शन दे दी थी, तो बार बार थोड़ी देता रहेगा वो। उसने तो 4-5 में दे दी थी। इन्वेस्टमेंट प्रीसीडिंग ईयर में एक्वायर किए थे 80-50 के, और इसको हमने FVTPL लगा रखे। इनकम टैक्स इस तरह के लॉस या प्रॉफिट अलाउ नहीं करता। तो 80-50 के पिछले साल थे, और बैलेंस शीट में कितने के आ रहे हैं, 72-80 के। मतलब इस बार इस पर क्या बुक हुआ होगा, लॉस। तो वो लॉस भी इनकम टैक्स अल्लाह डिसअलाउ कराएगा। तो ये भी क्या कर दिया, ऐड, इन दोनों का डिफरेंस। पक्का। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, टैक्सेबल इनकम। बेड डेट्स 45-50 प्रोविजन का आ रहा है हमारा, जो 2 डेटर का है, जिसमें से एक डेटर है 28 lakhs का, जो 2 साल पहले आया था 5-6 में, और जिस पर हमने 100% प्रोविजन कब लगा दिया था, पिछले साल में, अकाउंट में। और डेटर बी है 1750, जो लास्ट ईयर ओरिजिनेट हुआ है, और उसका 100% प्रोविजन हमने कब बनाया है, इस साल। तो अकाउंट में तो हमने यही वाला ही बनाया होगा। पिछले डेटर का तुमने कब बना दिया था, प्रीसीडिंग ईयर में। तो इनकम टैक्स तो अकाउंटिंग का तो प्रोविजन डिसअलाउ कर देगा। अब इनकम टैक्स अपना नया ही रूल है प्रोविजन का, पहले साल 20%, अगले साल 30%, अगले साल 50%। तो अकाउंट में किसका डेप प्रोविजन बना है, डेप क्या, किसका प्रोविजन बना है, डेटर बी का। वो ओरिजिनेट वाले पिछले साल हुआ था, लेकिन उसका प्रोविजन कब बनाया हमने, 7-8 में। तो पहले तो अकाउंटिंग प्रोविजन क्या कर दिया, ऐड। फिर अपना टैक्स अकाउंटिंग प्रोविजन कैसे निकाला, पहला डेटर क्या है, 2 साल से ज्यादा पुराना हो गया, तो उस पर 30%। और जो लास्ट ईयर डेटर जनरेट हुआ है उस पर कितना, 20%। तो कितना प्रोविजन आएगा इसका, 1190। तो इन 1190 क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। ये आराम से समझ में आ जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लो कि किस डेटर का कितने। उसके बाद ठीक है, एक का 20% क्यों बनाया, क्योंकि वो 1 साल ही पुराना है। दूसरे का 30 क्यों बनाया, क्योंकि वो 2 साल पुराना है। इनकम टैक्स का रूल ये। प्रोविजन इन्वेंट्री का भी बनाया 378 का AS2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, टोटल इतने का हो गया, जो पहले कितने का था, इस बार इतने का बनाया है। तो पहले भी बना रखा होगा, टोटल मिला के ये हो गया 630, लेकिन इस बार तो इतना ही बनाया है। इनकम टैक्स ऐसा कुछ देता नहीं है, तो इसको क्या कर दो, ऐड 378। उसके बाद में गवर्नमेंट ग्रांट्स टैक्सेबल नहीं है, हमें मिली हुई है। और सारी की सारी फुल गवर्नमेंट ग्रांट्स कहाँ पर लेकर गए हैं हम भी, बैलेंस शीट में। तो हमने बैलेंस शीट में लिखा, हमने भी इनकम में जोड़ा ही नहीं हुआ। हमने भी क्या करा हुआ है, कैश टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट। तो ना तो अकाउंट्स में जोड़ा हुआ,
और ना ही वो टैक्सेबल है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 7-8 में हमने लाइबिलिटी करी प्रोडक्ट वारंटी क्लेम की 175 की, लेकिन ये क्या कहता है डिडक्शन कब देंगे, क्लेम बेसिस पर, और इस बार क्लेम कितने की है 27। तो सर ये इतने की लाइबिलिटी है, क्लेम ज्यादा की कैसे आ गई, पिछले साल की है ना ये क्लेम, पिछली साल जो प्रोविजन बनाया था उनकी क्लेम इस बार पे की है, तो इनकी डिडक्शन मिल जाएगी, ये ऐड हो जाएगा, तो 175 क्या हो जाएगा ऐड, और 217 की क्या मिल जाएगी डिडक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट क्या, ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड ने हेल्थ केयर बेनिफिट स्कीम्स स्टार्ट की, और कब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अकाउंट्स में, जब एम्प्लॉय सर्विस देता है। इंडिया 29 में बताया था आपको, जब जब सर्विस देगा तब तब एक्सपेंस बुक करेंगे, लेकिन इनकम टैक्स क्या कहता है, जब पे करेंगे तभी होगा, पक्का। और पेनल्टीज कितने की है 63,000 की, ये डिडक्टिबल ही नहीं है, तो 63,000 तो ये अलाउ हो जाएगा, और प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर जो बनाया हुआ है वो क्या अलाउ, क्या डिस अलाउ हो जाएंगे, दोनों के दोनों। बच्चों प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर मैंने कहाँ से पिक किया है, बैलेंस शीट से, यहाँ पर अमाउंट नहीं लिखी हुई थी एडजस्टमेंट में, ठीक है, तो ये कहाँ से पिक की है अमाउंट, बैलेंस शीट से, कितने का बनाया होगा जो डिसअलाउ हो गया। और टैक्स लॉस पेट्रोल एक्सपेंस कितना देते हैं, 140 पर व्हीकल देते हैं पर ईयर, और हमारा पेट्रोल एक्सपेंस कितना हुआ है 721, तो 721 अलाउ होता है, और आपने एक्सपेंस किया हुआ है P&L में डेबिट, अलाउ कितना होना था 560, तो या तो 721 क्या कर दो डिसअलाउ करके 560 माइनस कर दो, या 161 डिसअलाउ कर दो, तो इसने इस बार क्या कर दिया 161 क्या कर दिया डिसअलाउ, पक्का। टैक्स का डैप माइनस हो गया, ऐसे करके टोटल इनकम आ गई ये, सॉरी ये 9380। अब इसके ऊपर करंट टैक्स किस रेट से बनेगा, आज की रेट से, फ्यूचर टैक्स वाली 32 है, आज की रेट से, तो P&L अकाउंट डेबिट, करंट टैक्स डेबिट, और लाइबिलिटीज में आ जाएगा। करंट टैक्स लाइबिलिटी कहाँ पर आएगी, P&L में आएगी ना, और ये कहाँ आ जाएगा लाइबिलिटीज। समझ गए बात। हाँ बच्चों, अब ये आपने करंट टैक्स निकाल लिया, अब डेफर्ड टैक्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस। कैरिंग अमाउंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैलेंस शीट बनी हुई है, ठीक है। टैक्स बेस निकाल लें, टैक्स बेस निकालते हैं फटाफट से, फटाफट बताते रहना। पीपी का टैक्स बेस कितने का आएगा, कॉस्ट कितने की थी पीपी की इतनी, और पास्ट में हमने इतने की रिडक्शन ले ली, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी टैक्स के हिसाब से कितनी थी, टैक्स रिटर्न में इतनी ले ली, तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या थी दिस माइनस दिस, ये पास्ट में ले रखी है, और करंट ईयर का माइनस कर, तो ये क्या आ जाएगी पीपी का टैक्स बेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट का टैक्स बेस क्या होगा नील, क्योंकि इनकम टैक्स ने पूरा 100% अलाउ कर दिया, तो इनकम टैक्स के लिए एक्सपेंस था। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का टैक्स बेस क्या रहेगा यही, क्योंकि इनकम टैक्स तो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट टू बैंक एंट्री डालेगा, लेकिन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेगा ही नहीं। फटाफट से देखो टैक्स बेस, ये जो वो दो अमाउंट माइनस करके आई है वो की वो आई है, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और इसको इसने रिवैल्यू वगैरह नहीं किया, तो ये क्या है कैरिंग अमाउंट ही क्या रहेगी टैक्स बेस। प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट की टैक्स बेस क्या रहेगी नील, अकाउंट में धीरे धीरे अमोटाइज कर रहे, तो कैरिंग अमाउंट आ रही है, लेकिन टैक्स बेस क्या रहेगा नील, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जितने में खरीदा था वही रहेगा टैक्स बेस, और अकाउंटिंग इतने का आएगा। ट्रेड रिसीवेबल में कैरिंग अमाउंट कैसे आएगी, अकाउंट्स के हिसाब से जो प्रोविजन माइनस करने हैं उसके हिसाब से, और ये कैसे आएगी टैक्स के हिसाब से जो अब तक टोटल प्रोविजन माइनस हो चुकी, टोटल टोटल करना बैलेंस शीट में करंट ईयर के आएंगे, टोटल प्रोविजन माइनस करके, टोटल प्रोविजन माइनस करके आएंगे, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कोई है ही नहीं, जो कैश टैक्स बेस और कैरिंग अमाउंट कैश सेम। डेफर्ड टैक्स इनकम गवर्नमेंट ग्रांट क्या आ रही है, डेफर्ड इनकम में आ रही है लाइबिलिटी साइड में, तो वो लेकर ही बैलेंस शीट में गया था, तो उसकी कैरिंग अमाउंट तो ये है, और टैक्स बेस क्या है नील। लाइबिलिटी फॉर प्रोडक्ट वारंटी क्लेम जो हमने बनाई थी, बताया था ना इधर, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम की लाइबिलिटी बनाते हैं हम तो, बोलो। और ये क्या कहता है एक्चुअल बेसिस पे, तो लाइबिलिटी कितने की है, बैलेंस शीट से उठाई है, इस बार की लाइबिलिटी नहीं लेनी, इस बार की जितनी बनाई है वो तो किस में ऐड होगी, करंट टैक्स निकालते समय, और यहाँ पर कौन सी आएगी टोटल आएगी, तो ये कहाँ से उठाई है बैलेंस शीट से। ट्रेड पेबल सेम है, हेल्थ केयर बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज इंडेक्स 19 के अकॉर्डिंग हमने क्या बनाया है प्रोविजन, तो वो बैलेंस शीट से आ गया, इनकम टैक्स ने उसको अलाउ ही नहीं किया, तो इनकम टैक्स उसको एक्सपेंस टू प्रोविजन नहीं मान रहा, तो इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में वो क्या आएगी नील, पक्का। ये डेटर का वर्किंग नोट देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा। तो बैलेंस शीट बनाते समय क्या करना है, पूरे पूरे पुराने प्रोविजन माइनस करने हैं, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम जितनी भी बना चुके हो सारी करंट ईयर वाली, तो किस में काम आएगी डिसअलाउ अलाउ करके करंट टैक्स निकालने में। अब आपको कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस पता लग गया है, तो डीटीए डिटेल निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। कैरिंग अमाउंट अगर एसेट की ज़्यादा है और टैक्स बेस क्या है
कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस, और उस पर क्या बनाते हैं, DTL। तो माइनस वाली क्या है, लाइबिलिटीज, और प्लस वाली क्या है, एसेट। पक्का। और एसेट क्या है, डिडक्टिबल डिडक्टिबल डिडक्टिबल। अब इस पर स्टार लगा लो। गवर्नमेंट ग्रांट की कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में अंतर है, तब भी क्या करना है, कोई भी डिटेल नहीं बनाना है, क्योंकि एक तरह का परमानेंट डिफरेंस है। बुक में कैरिंग अमाउंट आ रही है, कैश टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट कर दिया हमने, लेकिन कभी भी ये इनकम में क्या होगा, अभी देखो मैंने क्या बोला, अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या कर रहा हूं, कैश टू डेफर्ड ग्रांट, और आगे क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट टू P&L। तो इनकम टैक्स आगे जाकर टैक्स लेगा ही नहीं इस पे। तो मैं कह रहा हूं, मैं आगे जब इनकम टैक्स में क्या करूंगा, जब मैं सॉरी अकाउंट्स में प्रॉफिट में क्रेडिट करूंगा, तो आप क्या लेगा, टैक्स। तो आगे जाकर भी वो नहीं लेगा और अभी भी नहीं ले रहा, तो ये एक तरह का क्या है, परमानेंट डिफरेंस है। तो इसके ऊपर क्या नहीं करना, नो DTL। पक्का। अकाउंट्स में मैंने लाइबिलिटी बुक करी है, क्या इनकम टैक्स ने अभी टैक्स लिया है, नहीं। आगे भी लेगा, नहीं। बोलो, आगे मैं अकाउंट्स में क्या करूंगा, इनकम बुक करूंगा, क्या इनकम टैक्स आगे जाकर क्या लेगा, टैक्स लेगा, नहीं। नॉन टैक्सेबल है, तो मैं क्यों एसेट या लाइबिलिटी बनाऊं, आगे उसने कुछ लेना देना ही नहीं है, भले ही मैं अकाउंट्स में क्या करूं, डेबिट करूं, भले क्या करूं, क्रेडिट। इसी को समझाना है, जो छोटा सा टॉपिक मैंने बोला था ना, कोई बात नहीं, अभी वापस समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। मैंने बोला था ना छोटा सा टॉपिक और बाकी, तो ये क्या आ जाएगी, एसेट लाइबिलिटीज का क्लोजिंग बैलेंस, और इसको ओपनिंग से कंपेयर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, P&L का चार्ज हो रही है। अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ बच्चों, कब डिटेल रिकॉर्ड ही नहीं करना, चाहे अकाउंटिंग इनकम और टैक्स, चाहे कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में क्या हो, डिफरेंस भी हो। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट वाला था ना अभी, तो उस पर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, वो अभी बताता हूँ। 3 ऐसे एक्सेप्शन है, उसमें नहीं करना होता। पहला क्या, गुडविल अराइजिंग इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, कैरिंग अमाउंट कितने की है, 100। तुम्हारा बिजनेस खरीद रहा हूँ, और फेयर वैल्यू कितने की है, 150। एक ही एसेट है मान लो, और पीसी कितना दिया है, 190। तो मैं एसेट किस पर लाता हूँ, फेयर वैल्यू पे। पीसी कितना दिया, 190। तो ऐसा लगता है कि गुडविल कितने की है, 40, लेकिन लास्ट क्लास में हमने बात की थी कैरिंग अमाउंट कितनी होगी अब हमारी, 150। और टैक्स बेस क्या होगा, पुरानी कंपनी की WDV नहीं दी तो उसकी कैरिंग अमाउंट को क्या मान लेंगे, टैक्स बेस। तो कितना हो गया, कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो डिटेल बना दिया 15 का, और गुडविल कितने की आ गई, 55 की। अब गुडविल की खुद की कैरिंग अमाउंट है मेरी बुक में, गुडविल की खुद की भी तो क्या है, कैरिंग अमाउंट। अब इसका टैक्स बेस क्या है, 55। ठीक है, समझना आप ध्यान से। अब कुछ टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में गुडविल क्या होती है, अलाउ, और कुछ में क्या होती है, अलाउ नहीं होती। तो इंडिया की बात करो तो इंडिया में क्या है, गुडविल की डिडक्शन नहीं मिलती, तो इसलिए डिटेल नहीं बनाना। लेकिन एएस में क्या लिखा हुआ है कि अगर टैक्स ज्यूरिसडिक्शन में क्या होती है, अलाउ, तो बनाना है, और नहीं तो नहीं बनाना, नहीं तो नहीं बनाना। ठीक है, अगर मान लो अलाउ होती होती तब तो बनाना होता। तो अलाउ होती तो एक बार तो 55 ही आता। लेकिन इंड एस के हिसाब से गुडविल क्या नहीं करते, एनुअल अमोर्टाइजेशन नहीं करते। इंड एस के हिसाब से गुडविल का क्या नहीं करते, एनुअल अमोर्टाइजेशन नहीं करते, वो तो चेक फॉर इंपेयरमेंट होता है। तो मान लो इंपेयरमेंट आया नहीं कुछ, लेकिन टैक्स में मान लो बाकी जैसे इंटेंजिबल पर 25 देते हैं, तो इस पर भी कुछ डेफ दे दिया, अमोर्टाइजेशन देके कितना रह गया ये। तो अब डिटेल बनता कब, जब गुडविल इज अलाउड इन टैक्स जुरिस्डिक्शन। बट हमारे इंडिया में टैक्स जुरिस्डिक्शन में गुडविल अलाउ ही नहीं है, तो इसलिए क्या बोलता है, डिटेल नहीं बनाना। तो गुडविल का कभी भी क्या नहीं बनाना, DTA और DTL। अगर क्या है, टैक्स जुरिस्डिक्शन में आपको गुडविल अलाउ नहीं होती, तो इंडिया में नहीं बनाना। भले इसकी खुद की भी तो कैरिंग अमाउंट आएगी, लेकिन गुडविल के ऊपर कुछ नहीं बनाना। बाकी एसेट्स पर तो सोचते हो ना आप, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, गुडविल का कोई डिटेल नहीं बनाना। ये कह रही है कि गुडविल अगर क्या नहीं होती, अलाउ नहीं भी होती, तो भी कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में अंतर आ जाएंगे। मान लो कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 55 थी क्या, और टैक्स बेस भी 55 है। अब अलाउ नहीं होती तो भी मान लो मैंने इंपेयरमेंट लगा दिया, गुडविल पे इंपेयरमेंट होके कितने की रहेगी, 30 की। टैक्स बेस 55 रहेगा। टैक्स बेस 55 मान नाम का ही है, क्योंकि ये कभी भी अलाउ तो होना ही नहीं है ना। मैं इनकम टैक्स डिसअलाउ करा के एक्स्ट्रा टैक्स ले लेगा, लेकिन आगे भी तो अलाउ नहीं कराएगा। तो इसलिए डिटेल नहीं बनाना उन जुरिस्डिक्शन में जहां पर गुडविल अलाउ नहीं होती, और इंडिया में अलाउ नहीं होती। इससे ज्यादा मत याद रखो कि इंडिया में गुडविल के ऊपर कोई डिटेल नहीं बना। ठीक है, मैं बोल इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारी इंडिया की भी क्या होती है, बाहर की सब्सिडरीज होती है, तो वहां पर क्या हो सकता है, अलाउ होता है। इसलिए आपको पता तो होना चाहिए कि इंडिया में क्या है,
नहीं बनाते, लेकिन क्या है, बाहर डिटेल बनाएंगे जिन टैक्स जुरिस्डिक्शन में गुडविल अलाउ होते हैं। बच्चों डिटेल एक तो इस पर नहीं बनानी, दूसरा क्या है, ट्रांजैक्शन बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ठीक है, इसको छोड़ दो इस लाइन। एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं होते सारे ट्रांजैक्शन, कौन से बिजनेस कॉम्बिनेशन होते हैं, बट वो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों को ही अफेक्ट नहीं करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन पे। ये इन्होंने परमानेंट डिफरेंस की इंग्लिश थोड़ी क्या लिखी है, खतरनाक। देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ मैं तुम्हें, ये पूरा इस लैंग्वेज से समझ नहीं आता। 1000 की कैरिंग अमाउंट है और टैक्स बेस नील है, कौन सी एसेट, 3580। 3580 का टैक्स बेस नील क्यों हो गया, क्योंकि उसने टैक्स में पूरी डिडक्शन दे दी, इनिशियल रिकॉग्निशन पर ही उसने एंट्री क्या डाल दी, एक्सपेंस टू बैंक। तो और इसने क्या डाली है, एसेट टू बैंक, इसने सिर्फ डेप लिया। तो क्या डिटेल बनेगा, यस, क्योंकि इस वाले ने इनिशियल रिकॉग्निशन पे टैक्सेबल प्रॉफिट को, टैक्स में एंट्री क्या डाली है, एक्सपेंस टू बैंक। टैक्सेबल प्रॉफिट को क्या हुआ है, अफेक्ट हुआ है या नहीं। ये कह रहे हैं ना अकाउंटिंग प्रॉफिट अफेक्ट हो, ना ही टैक्सेबल प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। तब क्या नहीं बनाना, डिटेल नहीं बनाना। इसमें तो टैक्सेबल प्रॉफिट हिट हुए हैं, क्योंकि इस एसेट को हमने क्या माना हुआ है, एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में क्या होता है, इनकम टैक्स 35D में 5 किस्तों में देता है, लेकिन अकाउंट्स में हम हाथों हाथ करते हैं, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हिट हो गया इसमें। देखो जी सीधी सी बात है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस आएगा, तभी तो क्या होगा, डिटेल बनेगी। तो ये कह रहा है इसमें टैक्सेबल प्रॉफिट अफेक्ट हो गया, इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट हो गया, डिटेल बनाओ। अब कोई ऐसी एसेट है जो आ भी रही है और क्या है, टैक्स बेस जीरो है, लेकिन ना अकाउंटिंग प्रॉफिट हिट हुआ है ना टैक्सेबल प्रॉफिट इनिशियल रिकॉग्निशन करते समय। यहाँ क्या हुआ, टैक्सेबल प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। कोई ऐसी एसेट है जिसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, करेंगे नहीं कॉर्पोरेट। 2 करोड़ की एसेट खरीद ली कैश में, एसेट खरीद ली तो वो कभी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनती, करते नहीं है ऐसे, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो एसेट बुक में आ गई, अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हिट हुआ ही नहीं, इनिशियली तो एसेट बुक में ही आई है, आगे डैप मिलेगा। इनिशियल रिकॉग्निशन पर क्या नहीं होने चाहिए, अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों ही हिट नहीं होने चाहिए। ये एसेट में बुक में आई है सीधी, इनिशियल रिकॉग्निशन पे अकाउंटिंग प्रॉफिट हिट नहीं हुए, टैक्सेबल प्रॉफिट भी हिट नहीं हुए। यहाँ क्या हुआ, टैक्स में डिडक्शन मिल गई थी, यहाँ टैक्स में डिडक्शन नहीं मिली थी। तो अब बताओ इनकम टैक्स हर बार क्या करेगा, डैप अलाउ कराता रहेगा, इसका डिसअलाउ कराता रहेगा, जो भी हम अकाउंट्स में क्लेम करेंगे वो डिसअलाउ कराता रहेगा। तो वो डिसअलाउ करके अगर ज्यादा डैप टैक्स ले रहा है तो आगे कभी भी कम नहीं करने वाला। तो परमानेंट डिफरेंस है, इसलिए डिटेल नहीं बनाना चाहिए। बस इसने इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, ना अकाउंटिंग प्रॉफिट हिट हो ना क्या हो टैक्सेबल प्रॉफिट हिट हो इनिशियल रिकॉग्निशन पर, तब भी डिफरेंस आ जाए तो डिटेल नहीं बनाना। जैसे यहाँ क्या हुआ, अकाउंटिंग प्रॉफिट हिट नहीं हुआ, इनिशियली बुक में तो सीधी एसेट आ गई, अकाउंट में खर्चा डला ही नहीं, लेकिन यहाँ टैक्सेबल प्रॉफिट हिट हो गया, टैक्स में खर्चा डल गया। इसमें क्या अकाउंट्स में खर्चा डल गया, लेकिन इसमें ना अकाउंट्स में खर्चा डला ना टैक्स में डला, फिर भी क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो इसका डिटेल नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, देखो जैसे P&L की आइटम पे पेनल्टी का डिटेल क्यों नहीं बनाते, आगे रिवर्स नहीं होंगे। वैसे असेट की आइटम भी जो आगे रिवर्स नहीं होगी उसका नहीं बनाना चाहिए। तो हम डेप भले ही एक बार कम ज्यादा कर दे, लेकिन आगे कभी भी रिवर्स नहीं होगा। इनमें जो कम ज्यादा हुआ उनका आगे क्या होगा, रिवर्सल। तो इसने बोल दिया कि डिफरेंस किसकी वजह से नहीं आया, अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट के अंतर की वजह से नहीं आया। ठीक है, अब वही गवर्नमेंट ग्रांट था, गवर्नमेंट ग्रांट हमने अकाउंट्स में लाइबिलिटी में बुक करी। देखो टैक्स क्या करता, गवर्नमेंट ग्रांट पे अभी टैक्स ले लेता 100 रुपए का, और अकाउंट्स में हम क्या करते, बैंक टू डेफर्ड ग्रांट करके आगे P&L में भेजते हैं। तो क्या बोलते हैं हम कि टैक्स में अभी टैक्स ले लिया है, आगे क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब मैं अकाउंट्स में इनकम बुक करूंगा तो क्या होगा, वो उस समय नहीं लेगा। तब तो डिटेल बनाने का फायदा था। गवर्नमेंट टैक्स वाले ने अभी भी कोई टैक्स नहीं लिया था और आगे भी नहीं लेगा। और अकाउंट्स में क्या होगा, एक बार डेफर आ गया, मान लो हाथों हाथ P&L में क्रेडिट कर देते तो आपके प्रॉफिट बड़े होते, आप टैक्सेबल करंट टैक्स निकालते समय उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मान लो अकाउंट में भी हाथों हाथ किस में डाल देते हैं, P&L में, तो आप करंट टैक्स निकालते समय उसको माइनस करते हैं, क्योंकि वो ग्रांट टैक्सेबल नहीं है। और उसका परमानेंट डिफरेंस ही हो गया है, जैसे पेनल्टी परमानेंटली डिसअलाउ हुई है, वैसे इनका परमानेंटली क्या हो गई, नॉन टैक्सेबल हो गई। लेकिन वो बाई चांस कहाँ आ गई, बैलेंस शीट में आ गई, क्योंकि अकाउंट उसका ट्रीटमेंट क्या बता रहे, धीरे धीरे P&L में डालो। तो इस वजह से बैलेंस शीट में आते ही कैरिंग अमाउंट आ गई, टैक्स बेस उसका गया है, नील है, फिर भी डिटेल नहीं बनाना, क्योंकि ये जब बैलेंस शीट में आई तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को हिट किया इसने, नहीं, बैंक टू डेफर्ड ग्रांट बोली। टैक्सेबल प्रॉफिट को हिट किया, नहीं, क्यों नहीं हिट किया, टैक्स में तो ये प्लस माइनस कुछ हुआ ही नहीं ना इस ग्रांट का, तो इसलिए इसके ऊपर डिटेल नहीं बनाना। तीसरा डिफरेंस क्या है, पेरेंट और सब्सिडरी। इन्वेस्टमेंट कितने का किया हमने, 100 का, नेट एसेट कितने की है, 80 की। और दूसरे वाला वापस मिला दूंगा, गवर्नमेंट ग्रांट वाला, एक बार ये सुन लो, इन्वेस्टमेंट कितने का, 100 का, और नेट एसेट कितने की है, 80 की। पक्का,
अब कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं, नेट एसेट ले 80 की, इन्वेस्टमेंट हटाते हैं 100 का, तो 20 किस में डाल देते हैं, गुडविल में। नेट एंट्री क्या डाली, नेट एसेट 100 80 टू इन्वेस्टमेंट कितने का 100, और बाकी किस में डाल दिया 20 गुडविल में। पक्का। एक साल बाद सब्सिडी की नेट एसेट 80 से कितनी होगी 90, सब्सिडी ने 10 कमा लिया। कंसोलिडेशन में हम क्या करते हैं, 10 रुपए की जो नेट एसेट यहाँ बढ़ा ली और हमारा प्रॉफिट बढ़ा ली, सब्सिडी का प्रॉफिट हम अपना प्रॉफिट मान लेते हैं, उसने जो 10 कमाया वो यहाँ डाल दिया। अब होल्डिंग पेरेंट बन के सोचो, पेरेंट इस इन्वेस्ट सब्सिडरी को कैसे बेचेगा, ये शेयर बेच देगा सीधा सीधा किसी को, ये शेयर किसी को बेच देगा। तो पेरेंट जब भी बेचेगा तो उसको इनकम टैक्स में डिडक्शन कितने की मिलेगी, 100 की, जब भी बेचेगा। तो इसके लिए हमेशा टैक्स बेस तो कितना रहेगा 100, और कैरिंग अमाउंट क्या मानेंगे, नेट एसेट इंक्लूडिंग गुडविल। सब्सिडरी का जो नेट एसेट और गुडविल आया है उसकी कैरिंग अमाउंट तो यही है मेरी बुक में, सब्सिडरी की वजह से जो आया है वो उसकी कैरिंग अमाउंट तो यही है, लेकिन इनकी डिडक्शन, इनको मैं बेचूंगा कैसे, मैं क्या ये एक प्लांट मशीन थोड़ी बेचूंगा सब्सिडरी का। जैसे मुझे रिलायंस वाले को जियो बेचनी है तो वो जियो के शेयर किसको बेच देगा, रिलायंस की सब्सिडरी है जियो, तो जियो को शेयर किसी को बेच देगा। तो जब भी मैं इस सब्सिडरी को डिस्पोज करूंगा तो मुझे डिडक्शन तो इस इन्वेस्टमेंट की मिलेगी ना, कैपिटल गेन आएगा और इन्वेस्टमेंट की डिडक्शन मिलेगी। बोलो। तो मेरी कैरिंग अमाउंट स्टार्टिंग में तो इसके बराबर ही आएगी 100 के। क्यों बराबर आएगी, टैक्स बेस मेरा 100 है, क्योंकि टैक्स में डिडक्शन हमेशा क्या मिलने वाली है 100, और स्टार्टिंग में ये बराबर क्यों आएगा, नेट एसेट 80 होगी तो बाकी मैं किसमें डाल दूंगा, गुडविल में। 70 होगी तो मैं बाकी किसमें डाल दूंगा, गुडविल में। तो स्टार्टिंग में नेट एसेट प्लस गुडविल कैरिंग अमाउंट है, और टैक्स बेस तो 100 ही रहेगा। डिडक्शन इनकम टैक्स तो जब अब अगले साल उसने 10 कमा लिया तो पक्की बात है उसके शेयर का प्राइस बढ़ गया होगा, लेकिन मैं इस 10 के प्रॉफिट को बुक करूंगा तो कंसोलिडेशन में सब्सिडरी के थ्रू 10 रुपए का प्रॉफिट मेरी बुक में आ गया। सब्सिडरी का ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसने पहले अपना टैक्स चार्ज कर लिया, अब मैं इसको अपने यहाँ मिलाऊंगा 10 को, तो क्या होगा, ग्रुप के प्रॉफिट बढ़ गए। तो इस पे डिटेल बनानी चाहिए या नहीं, कायदे से देखो तो कैरिंग अमाउंट कितने की है 110 की, 90 प्लस 20, और टैक्स में डिडक्शन कितने की है 10 की। डिडक्शन टैक्स वाला कितने की देगा 100 का, मान लो अगले साल उसने 30 रुपए और कमा लिए सब्सिडरी ने, तो यहाँ की नेट एसेट मेरे में मिलानी पड़ेगी, मैं यहाँ 30 और बढ़ा लूंगा, तो मेरे बुक में कैरिंग अमाउंट कितनी बढ़ती जाएगी, जितना जितना वो प्रॉफिट कमाता रहेगा। इनकम टैक्स मैं सब्सिडरी को डिस्पोज कब करूंगा, बोलो। जब ये शेयर बेचूंगा तो टैक्स बेस इसका हमेशा क्या रहेगा 100। अब सुनना बात को ध्यान से, आप एक्चुअल में भी सब्सिडरी का प्रॉफिट 10 रुपए यहाँ नहीं ला सकते। सब्सिडरी ने 100 मतलब जितने भी कमाए उसमें टैक्स काट कर उसके पास कितना बचा 10, पेरेंट ये 10 यहाँ कैसे लाएगी बताओ, डिविडेंड बंटवा के। अब मुझे मान लो कि सब्सिडरी से रुपए लाने हैं, सब्सिडरी ने कमाए, तो मैं यहाँ लाऊंगा तो क्या होगा, सब्सिडरी से होल्डिंग को क्या मिल गया एक तरह से डिविडेंड, तो डिविडेंड टैक्स लग जाएगा होल्डिंग पे, डिविडेंड की इनकम पर क्या लगेगा डिविडेंड टैक्स। तो ये तो हम कंसोलिडेशन के चैप्टर में मिला देते हैं 10 के 10, लेकिन हमें बचेंगे ही कितने, 10 में से मान लो डिविडेंड पर भी 30% रेट हो तो कितने बचेंगे, 7 ही बचेंगे। और पुराने समय में पेरेंट ही इस पर क्या, जो डिस्ट्रीब्यूटर ही क्या देता था, सीडीटी देता था। तो होल्डिंग सब्सिडरी की कमाई को अपने में लाने के लिए पूरे पूरे वैसे भी नहीं ला सकती, क्यों नहीं ला सकती, वो लाएगी तो क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा या नहीं, बोलो। तो इस 10 पर और 30 पर कायदे से भी डिटेल बननी चाहिए, और यहाँ पर भी क्या है, कैरिंग रूल से भी क्या बन रही है, डिटेल बन रही है। होल्डिंग ने सब्सिडरी के प्रॉफिट मिला लिए तो उस पर टैक्स तो देगी ना, होल्डिंग अलग है सब्सिडरी अलग है, तो जितने जितने प्रॉफिट हम कंसोलिडेशन में जोड़ देते हैं सीधे सीधे, लेकिन होल्डिंग को इस पर क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। तो इस पर डिटेल बननी चाहिए और रूल से भी बना रहे। लेकिन इंडेस कहता है मत बनाना, कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त है, कि आप उसके एसोसिएट जो है, जो भी है आपका, जिसके भी प्रॉफिट आप मिला रहे हो, उसके आप डिविडेंड डिसीजन को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल। और प्लस क्या है, इन्वेस्टर कंट्रोल करता है और उसको रिवर्स करवाने की इच्छा नहीं है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो में इन्वेस्ट कर रखा है, अब जियो जो भी कमा रही है वो उस होल्डिंग अपने अंदर लेती ही नहीं है, जियो को ही आगे बढ़ाते रहो, इन्वेस्ट करते रहो। तो हमें इसको फोर्सिबल फ्यूचर में रिवर्स नहीं करना हो तो इस प्रॉफिट को मिलाते समय डिटेल मत बनाना। लेकिन अगर आपका डिविडेंड डिसीजन पर कंट्रोल नहीं है, और या फिर कंट्रोल है लेकिन फोर्सिबल फ्यूचर में रिवर्स करना है, तो आपको बनाना होगा। और बाय डेफिनेशन किसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, एसोसिएट्स और जेवी पर। तो एसोसिएट्स और जेवी के जो प्रॉफिट अगर हम मिलाएंगे तो क्या होगा, हम डीटीएल डीएटीए बनाएंगे, पक्का डीटीएल ही बनाएंगे, डीटीए तो क्या होगा डीटीएल बनाएंगे। और अगर क्या है,
सब्सिडरी है तो हम कंट्रोल तो करते हैं, बट क्या है, बोलो, फोर्सिबल फ्यूचर में हमें डिविडेंड बंटवाना है तब तो हम बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। रिवर्स करने का मतलब डिविडेंड बंटवाना। तो सर फिर मतलब ही क्या हुआ जब एसोसिएट जेवी वर्ड लिखने का, उस पर तो बनाना ही है। नहीं, अगर एसोसिएट जेवीज औरों के साथ हमने सेपरेट एग्रीमेंट कर दिया कि हम डिविडेंड डिसीजन तो हम ही कंट्रोल करेंगे। एसोसिएट कब होता है, जब मेरा कंट्रोल नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन डिविडेंड का डिसीजन वहां का क्या है, रेलेवेंट एक्टिविटी नहीं है और मैं उसको क्या करता हूँ, कंट्रोल करता हूँ। तो क्या होगा, मैं एसोसिएट को तो कंट्रोल नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो कोई इतनी रेलेवेंट एक्टिविटी नहीं है कि डिविडेंड डिसीजन कंट्रोल करने से मेरा कंट्रोल आता है। लेकिन क्या, डिविडेंड की पॉलिसी को मैं तब भी क्या करता हूँ, कंट्रोल। तो एसोसिएट की डिविडेंड पॉलिसी मेरे कंट्रोल में और मैं फोर्सिबल फ्यूचर तक नहीं बनाऊंगा, तब क्या होगा, तब मैं उस पर डिटेल नहीं बनाऊंगा। पक्का, बोलो। सुनो बच्चों, एग्जाम के लिए तो याद रख लेना, टैक्स बेस हमेशा क्या रहेगा, 100। और 100 क्यों रहेगा, इनकम टैक्स पेरेंट और सब्सिडरी को अलग अलग मानता है, एक वो बिल्कुल अलग अलग मानता है। हम तो अकाउंट्स के लिए क्या बनाते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। इनकम टैक्स के लिए पेरेंट की बुक में क्या है, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बात खत्म। वो कभी भी सीबीएस को मानता ही नहीं है। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो इनकम टैक्स तो क्या करता है, 100 ही कैरिंग अमाउंट रखेगा ना। सीबीएस चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती इनकम टैक्स में। तो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अगर बैलेंस शीट बनाओगे तो कैरिंग अमाउंट हमेशा क्या आएगी, सब्सिडरी के इन्वेस्टमेंट 100। और वो जब बेचेगा तभी क्या होगा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर क्या लेगा, टैक्स। लेकिन हम सब्सिडरी के थोड़े थोड़े प्रॉफिट अभी मिलाते जा रहे हैं, तो डिटेल बनाने चाहिए। लेकिन ये कह रहा है कम मत बनाना जब डिविडेंड डिसीजन आप कंट्रोल करते हो, और क्या नियर फ्यूचर में रिवर्स करने का नहीं। बच्चों ये डेफर्ड ग्रांट वाला वापस सुन लो। अकाउंट्स में मैंने एंट्री क्या डाली, कैश टू डेफर्ड ग्रांट। ग्रांट वाला इंडिया मुझे क्या बोलते हैं, धीरे धीरे बुक करने। और इनकम टैक्स ने टैक्स लगाना है उस ग्रांट पर, क्या लगाना है, टैक्स लगाना हो तो क्या होगा, कैश टू पी&एल, इनकम टैक्स हाथों हाथ लगाता है। पक्का, सेकंड केस। अकाउंट्स में मैंने पी&एल में डाला, इनकम टैक्स ने भी टैक्स लगाना है, पी&एल में डाल दिया। थर्ड केस, अकाउंट में डेफर किया, इनकम टैक्स कहता है इस ग्रांट पर मैं टैक्स नहीं लूंगा। तो इनकम टैक्स अभी भी कैश टू पी&एल एंट्री डाल रहा है, इन फ्यूचर नहीं डाल रहा है। तो इन दोनों में क्या है, पहले इसको चेक करो। ग्रांट टैक्सेबल है तो इनकम टैक्स हाथों हाथ टैक्स ले रहा है, और अकाउंट्स में भी हाथों हाथ जा रहा है। बैलेंस शीट में कोई आएगा ही नहीं, डेफर्ड ग्रांट होगा ही नहीं। अकाउंट्स में भी इमीडिएटली बुक कर रहे हैं और टैक्स में इमीडिएटली, तो ना कैरिंग अमाउंट है ना टैक्स बेस है, कुछ टेंशन ही नहीं है, डिटेल। और हाथों हाथ क्या हो रहा है, दोनों में बराबर टैक्स लग रहा है। डिटेल तो तब बनाते हैं जब आगे पीछे लगे। सेकंड केस, कैश टू डेफर्ड ग्रांट। अकाउंट में हम पी&एल में लेट लेकर जाएंगे और टैक्स में हाथों हाथ लेके। तो टैक्स वाले ने अभी टैक्स ले लिया, मैं आगे जब अकाउंट्स में इनकम में डालूंगा इसको तो उस समय वो टैक्स नहीं लेगा। तो क्या बनना चाहिए, DTA। आगे टैक्स एडवांटेज है, जब मैं अकाउंट्स में इनकम ऑफर करूंगा तो टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसने अभी ले लिया। DT अपने आप आ जाएगी। बैलेंस शीट में क्या है, कैरिंग अमाउंट कितने की है, 100। और टैक्स बेस अकाउंट टैक्स में तो है ही नहीं ना, वो टैक्स में तो लाइबिलिटी बनी नहीं। तो असेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो लाइबिलिटी बनाते हैं, लेकिन लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो तो क्या होता है, DTA। तो अपने आप आ जाएगी, और आनी भी चाहिए क्योंकि आगे इनकम आएगी लेकिन टैक्स नहीं लगेगा अकाउंट्स में। इस केस में डेफर हुआ, इनकम टैक्स वाले ने अभी कोई टैक्स लिया ही नहीं और आगे भी नहीं लेगा। तो मैं DTA डिटेल नहीं बनाना चाहता, लेकिन डेफर्ड ग्रांट का कैरिंग अमाउंट आएगा 100, टैक्स बेस आएगा नील। तो इनकम टैक्स कहता है कि यहाँ पर डिफरेंस क्यों था, क्योंकि इसने इनिशियल रिकॉग्निशन पर किसको हिट कर दिया था, टैक्सेबल इनकम को। यहाँ पर इनिशियल रिकॉग्निशन पर अकाउंटिंग इनकम तो नहीं हिट हुई थी, लेकिन क्या हुई थी, टैक्सेबल इनकम। इस केस में ना अकाउंटिंग इनकम हिट हुई है ना टैक्सेबल इनकम, फिर भी डिफरेंस आ रहा है, तो डिटेल नहीं बनाना। बस इतनी सी बात है। बाय बाय, लव यू सो मच, अच्छे से रिवाइज करना, बाय।